नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सिंह। आज फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले। आज फिजिक्स का चैप्टर फोर्स स्टार्ट करेंगे। हिंदी में कहते हैं बल। बल क्या होता है, बल से दैनिक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और बल कितने प्रकार का होता है, इन बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर, बल। अगर फोर्स को समझना बेटा, तो मीनिंग ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स क्या है। तो फोर्स जो है ना, वो दो शब्दों से, टू वर्ड से मिलकर बना है, पुल और पुश। पुल और पुश। पुश का अर्थ है धक्का देना, पुल का अर्थ है वो खींचना। तो फोर्स क्या है, टू वर्ड से मिलकर बना है। टू वर्ड के माध्यम से हम पुल और पुश, ये दो वर्ड ही आपको फोर्स को डिफाइन करते हैं। पुल मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का देना। देखो बेटा, इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो धक्का दे रहा है तो वो कौन होगा बेटा, फोर्स उत्पन्न हो रहा होगा। अगर एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, पुल कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो वहां कौन उत्पन्न हो रहा, फोर्स। तो फोर्स के लिए दो शब्द आपको चाहिए, फोर्स पुल है और फोर्स क्या है, पुश है। इन दोनों से ही क्या उत्पन्न होता है, फोर्स उत्पन्न होता है। चलते आगे बात करते हैं। फोर्स इज एक्सटर्नल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर which change the state of rest or the state of the motion of the object। इस बात को समझने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, फोर्स कैसा फैक्टर है, फोर्स कैसा फैक्टर बेटा, यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को बाह्य कारक कहते हैं। फोर्स कैसा फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर। ध्यान से सीखे बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर क्यों बोल रहे हैं। देखिए बेटा, ये व्यक्ति इस पर फोर्स लगा रहा है, ये व्यक्ति इस पर फोर्स को लगा रहा है, तो बाहर से तो लगा रहा है। क्या लगा रहा है, बाहर से तो कोई बल कार्य कर रहा है, फोर्स का कार्य कर रहा है। ये व्यक्ति इसको पुल कर रहा है, बाहर से ही तो फैक्टर है, बाहर से ही तो क्या खींचा जा रहा है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर बोला जाता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर, अर्थात इसी में दो वस्तुओं को फिजिकल फैक्टर के रूप में मतलब खींचा जा रहा है। दूसरी बात करते बेटा, विच चेंज द टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब विराम, मोशन का मतलब गति। देखेंगे सीखेंगे, यहां पर मैंने बात की है कि फोर्स क्या कर रहा है, विराम अवस्था, रेस्ट अवस्था को किसमें, मोशन अवस्था में चेंज कर रहा है। और मोशन स्टेट को किसमें चेंज कर देता है, रेस्ट स्टेज में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मैं बात यहां पर सिखाना चाहता हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, कैसी अवस्था है, रेस्ट स्टेज है। किसी ने मुझ में फोर्स लगाया और मैं यहां से क्या हो गया, मोशन स्टेज में हो गया। तो कहने का अर्थ है बेटा, फोर्स क्या करता है, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था को किसमें, मोशन में चेंज करता है। और मोशन को किसमें चेंज करता है, रेस्ट में करता है बेटा जी। तो हम यहां पर समझने वाले हैं। फंक्शन ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स के कार्य क्या है। तो देखें बेटा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की दिशा को बदल देता है। क्रिकेट आप खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो, बॉल सीधा आती है और बल्ला क्रिकेट है उसको क्या कर देता है, उसकी दिशा को क्या कर देता है, बदल देता है। तो फोर्स के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की क्या डायरेक्शन को बदला जा सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं इधर की ओर देख रहा हूं, किसी ने मुझे धक्का दिया, पुश किया, तो मैं उधर की ओर हो गया, मेरी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई बेटा जी। तो हम बात बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कौन करता है, फोर्स करता है। फोर्स क्या करता है, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की आकृति को बदल देता है।
मान के चले मेरे पास पेन है, इसको मैंने फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाया ये दो भागों में टूट गया, तो इसकी आकृति, इसकी शेप क्या चेंज हो गई, इसकी शेप क्या बेटा, इसकी शेप क्या हो गई बेटा जी, चेंज हो गई। तो कहने का अर्थ है फोर्स चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को आकृति को बदल देता है। मैंने ये तो बता दिया कि फोर्स क्या करता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहने का अर्थ है किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है। मैंने बताया बेटा अगर रेस्ट अवस्था में है तो वो किस अवस्था में हो जाएगा, मोशन अवस्था में बदल देगा, और मोशन अवस्था में तो किस में बदल देगा, रेस्ट अवस्था में चेंज कर देता है। कौन करता है बेटा जी, फोर्स करता है। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आएगा हुआ, चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन करता है, फोर्स करता है। दोबारा बात करते 3 पॉइंटों पर। फोर्स क्या क्या कार्य कर सकता है, पहले तो डायरेक्शन को चेंज, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, उसके आकार को चेंज कर सकता है। तीसरा पॉइंट, उसकी पोजीशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये कौन करता है, ओनली फोर्स करता है। फोर्स आपको बता दें, स्लो एंड फास्ट मोशन द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को धीमा और तेज भी कर सकता है। तो स्लो एंड फास्ट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन करता है बेटा जी, फोर्स करता है। एक बार और यहां रिपीट करता हूं, फोर्स क्या है, व्हाट आर फोर्स, पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करोगे तो फोर्स उत्पन्न होगा, किसी वस्तु को पुश करोगे तो प्रोड्यूस क्या होगा, फोर्स होगा। ये आपको डायग्राम से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये सारी चीज आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते बेटा यूनिट ऑफ फोर्स एरिया। फोर्स की जो यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमेशा फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। और जो सीरियस यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, डायन होती है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ये पेपर में लिखना भी होता है कि यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या है। तो ध्यान रखेंगे ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए न्यूटन होती है, और सीरियस यूनिट जो होती है जो कि वो कौन होती है, डायन होती है। एक न्यूटन में, न्यूटन बड़ी होगी, डायन आपको पता है छोटी होगी। ये भी देखते चले बेटा, न्यूटन जो है ना वो डायन से बड़ी है, न्यूटन बड़ी है और डायन छोटी है। तो एक न्यूटन कितनी डायन से मिलकर बना है, 10⁵ डायन से मिलकर बना है। दोबारा बात सीखो, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो कौन है, न्यूटन है फोर्स की, और सीरियस इकाई यूनिट क्या है, डायन है। तो ये न्यूटन बड़ी है और डायन बेटा इसकी अपेक्षा छोटी है। तो एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵ डायन होते हैं, 10⁵ जब 10⁵ डायन मिल जाएंगे तो एक न्यूटन बनेगा। क्या बनेगा, एक न्यूटन बनेगा। तो सेम टू सेम है। आप 1 पाउंड, अब ये पूछा जाओगे पाउंड आपको पता है ब्रिटिश पद्धति है, FPS फुट पाउंड सेकंड, वो वहां से दिया गया है। तो यहां पर भी लिखने के लिए ये मुख्य रूप से आप किसी पेपर में अच्छी तरह से लिख दोगे तो सामने वाले को पता चल जाए कि इसको अंदर का भी नॉलेज है। 1 पाउंड में कितने न्यूटन होते हैं, 4.45 न्यूटन होते हैं। 1 पाउंड में कितने न्यूटन होते हैं, 4.45 न्यूटन होते हैं। और आपको बता दें एक ग्रेविटी पूछा जाए तो F=mg, तो g का मान गुरुत्वा फोर्स का मान गुरुत्वाकर्षण के लिए कितना होगा, 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम kg होगा। तो आपको मोटा मोटा ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सब आप याद रख सकते हो, ठीक है, और छोड़ भी सकते हैं। आगे चलते बेटा जी, फोर्स का फॉर्मूला पूछा जाता है। फोर्स फॉर्मूला क्योंकि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक लिखना है, फोर्स की परिभाषा लिखनी है, उसकी यूनिट लिखनी है, उसकी फॉर्मूला लिखना है पूरी तरह से, तब लिखोगे जब आपको नंबर मिलेंगे बेटा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है F=m×a, F=m×a। फोर्स m यहां पर कौन है, मास
द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में से। ये एक्सीलरेशन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब आपको बता दें एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका पूरा टॉपिक है, पर आपको यहां पर मोटा बता देता हूं। जब वेग में परिवर्तन होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अर्थात वेग में परिवर्तन की दर होती है, जब वेग परिवर्तन हो जाता है उसकी दर को ही क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन होता है, इसी को ही क्या कहते हैं, ए कहते हैं बेटा। तो फॉर्मूला क्या है, m बराबर m इंटू ए। m यहां पर मास है, ए यहां पर एक्सीलरेशन है। अब यहां पर सीखने वाला पॉइंट यहां पर उड़ता है। द्रव्यमान को, मास को किस में अंकित करते हैं, किलोग्राम में। सीखो बेटा इधर, मास को किस में अंकित करते हैं, किलोग्राम में। और एक्सीलरेशन का जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो निकालते इसकी यूनिट आएगी, जो मात्रा निकलते हैं, तो मास का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, फोर्स बराबर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, F बराबर m इंटू ए, और मास को किलोग्राम, एक्सीलरेशन को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी पेपर में आपको अनिवार्य रूप से लिखना है बेटा जी। बेटा जी सीखने की कोशिश करें, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया? अगर आया है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं।